इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का पाठ पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम जो है यहाँ पे बता रहे हैं। ध्यान देना है कि देखिए इतिहास चैप्टर से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इतिहास चैप्टर से। तो 20 नंबर में पहला चैप्टर से आपको आएगा 9 नंबर के लिए। तो देखते हैं 9 नंबर के लिए प्रश्न। पहले आपको स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 1 नंबर के लिए आएगा, इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क दिया है गैरीबाल्डी, ख दिया है बिस्मार्क, ग दिया है काबूर और घ दिया है मेजीनी। यानी यंग इटली सोसाइटी संस्थापक कौन था, ये हमसे जो है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ मेजीनी। इसी ने ही यंग इटली सोसाइटी का जो है स्थापना किया था। ये अक्सर प्रश्न आता रहता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में यानी फ्रांस को गणतंत्र राज्य घोषित कब कर दिया गया, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है 1815, 1830, 1848, 1871। कब जो है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई, ये एग्जाम में अक्सर ही आता रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई। तीसरा प्रश्न जो है 2020 में भी आया था और 2022 में भी प्रश्न आया था। तो प्रश्न है कि निम्न में से यह कथन किसका है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि एक जो है ये कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है, यानी फ्रांस कुछ भी करता है, इधर उधर करता है, तो बाकी यूरोप देश को सर्दी जुकाम हो जाता है। यूरोप के जितने देश हैं उन लोगों का जो है समस्या जो बढ़ जाता है। तो ये किसका जो है ये कथन है। इस ऑप्शन दिया इसमें मैटरनिक, ख दिया है काबूर, ग दिया है बिस्मार्क और घ दिया है मेत्सिनी। तो इसका सही उत्तर होगा मैटरनिक। ऑप्शन नंबर क जो दिया है मैटरनिक, इसने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। प्रश्न नंबर जो अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2020 में भी आया था और 22 में 2 बार आया है। अलग अलग जो है मॉडल सेट बनता है, तो उसमें दोनों में पूछा था। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई यानी कब हुई, या इसी को पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। दोनों का प्रश्न कहने का मतलब एक है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। इसका ऑप्शन दिया है पहला 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है, या इसी को घुमा फिरा पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ऑप्शन दिया है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन रहेगा सही ऑप्शन नंबर ग जो दिया है फ्रांस, यानी फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न दिया है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, यह आता भी है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसके थी, यानी कि जर्मनी को एकीकरण एक करने का सबसे मुख्य भूमिका किसका था। तो ऑप्शन दिया है पहला ऑटो वन बिस्मार्क, दूसरा दिया है काइजर विलियम प्रथम, तीसरा दिया है हिटलर और चौथा दिया है मेत्सिनी। तो जर्मनी को जो एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है, ये ऑप्शन नंबर क जो है ऑटो वन बिस्मार्क है। इन्हीं के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर क ऑटो वन बिस्मार्क। प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन किस देश का था। ऑप्शन दिया है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा ग फ्रांस। नेपोलियन जो है फ्रांस देश का था।
अगला प्रश्न दिया कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। पहला, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा, सैन्य शासन की स्थापना हुई। और चौथा, गणतंत्र की स्थापना हुई। अभी जो है पहले भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछ रहा है कि 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था, या फ्रांस में क्या हुआ था, तो गणतंत्र की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, यानी नेपोलियन जो है युद्ध में कब हार गया था। ऑप्शन नंबर पहला दिया है 1814, दूसरा दिया 1815, तीसरा दिया 1816, चौथा दिया 1817। तो इसका सही उत्तर होगा 1815 ईस्वी में नेपोलियन की जो है पराजय हुई। ऑप्शन नंबर ख, 1815। अगला प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, यानी ऑटो वान बिस्मार्क जो है किस देश का था। ऑप्शन दिया है क, इटली, ख दिया है जर्मनी, ग दिया है फ्रांस और घ दिया है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी, यानी कि ऑटो वान बिस्मार्क जो है जर्मनी देश का था। तो ऑप्शन नंबर ख जो दिया है ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ये आता है आपका 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर के लिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि प्रश्न को घुमा फिरा के कह रहा है, लेकिन कहने का आशय यही है कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी उसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर यही हम लोग लिख देंगे। तो इसका उत्तर ये है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। यानी कि राष्ट्रवादी भावनाएं यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति मध्यम वर्ग के जितने भी जर्मन के लोग थे उन लोगों में कूट कूट के भरी हुई थी, यानी कि राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। यानी कि उस समय जितने भी छोटे इलाके थे उनको जोड़ के एक अलग जो है शासित राज्य बनाने का प्रयास उन्होंने किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। लेकिन जितने भी उस समय राजा थे या फौज थे वो लोग ये नहीं चाहते थे कि लोग एक हो, इसलिए उनको क्या किया, वो जो है दबा दिया। यानी कि उन लोग का प्रयास जो है असफल हो गया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। यानी कि जितने भी बड़े बड़े जो भूमिदार थे लोग उन्होंने भी क्या किया, इनका समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलनों का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्य मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये इसका उत्तर हो गया। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो इसमें एक 2 प्रश्न आपको जो है बहुविकल्पीय के रूप में छिपा हुआ है। जैसे कि यही प्रश्न है कि उनका यहाँ दिया कि उसका मुख्य मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण का प्रथम सम्राट कौन था, तो विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट था। इसका कब प्रक्रिया पूरा हुआ, तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो अगर एक प्रश्न को याद करते हैं तो इसमें कई ठो प्रश्न जो है बहुविकल्पीय के रूप में छिपा रहता है। दूसरा जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न 2020 में और 22 में आया था। प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। यानी कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रक्रिया हो रहा था तो संस्कृति का क्या
उसमें जो है योगदान था, इसके बारे में पूछ रहा है। और कम से कम 3 उदाहरण यहाँ कह रहा है कि 3 उदाहरण दें, 3 उदाहरण हमसे पूछ रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला यहाँ पे दे रहा है उदाहरण। प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलनों को ले सकते हैं। रूमानीवाद का एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। दूसरा उदाहरण है कि उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं, यानी कि जो लोकल एरिया में जो भाषा बोला जा रहा था उसको ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती थी क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी जो अधिकांशतः निरक्षर थे। यानी कि जो भी आसपास में क्षेत्रीय भाषा थी वो अधिक लोगों के पास पहुंचा रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोग जो है निरक्षर मतलब पढ़े लिखे बहुत ही कम थे। तीसरा उदाहरण कह रहा है कि हम संगीत को ले सकते हैं, यानी कि संगीत को भी ले सकते हैं। कैरोल कुरपिंस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो ये 3 उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 6 नंबर के लिए आता है, इसको देखते हैं। तो इस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि वियना संधि क्या थी, इसके मुख्य उद्देश्यों को और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ये प्रश्न घुमा फिरा के आ सकता है, चाहे लघु में आ सकता है या दीर्घ में आ सकता है। तो वियना संधि के बारे में हम लोग इसमें लिखते हैं। तो लिखा है कि उत्तर इसका 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि की मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित थीं। पहला कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। दूसरा इसमें कह रहा है फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, यानी कि फ्रांस के सीमा को जो है वहीं पे जो है कई राज्य कायम कर दिया कि आगे जो फ्रांस न बढ़ सके। तीसरा दिया है कि फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। चौथा दिया कि प्रशा को इसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। पांचवा दिया कि नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। ये 5 जो है हम लोग हेडिंग के तौर पे वियना कांग्रेस सम्मेलन के बारे में लिख देंगे तो हमारा 6 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली का एकीकरण हुआ उसके बारे में प्रकाश डालना है, या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए, या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यानी कि कहने का मतलब है इटली का एकीकरण के बारे में पूछ रहा है घुमा फिरा के, इसके बारे में हमको लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार थी। यानी 19वीं शताब्दी में
इटली के एकीकरण की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मतलब इटली में हर जो है एक होने के लिए प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। 1 नंबर में देखिए, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी कि इटली जो उस समय बहुत सारे जो है राज्यों में जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही थी उसमें बटा हुआ था। दूसरा, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। तीसरा, 1830 के दशक में जेसेपे मेस्सीनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। चौथा, 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आया। पांचवा लिख सकते हैं कि सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। छठवां है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जियोसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। 17 दिया कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। 7वां दिया 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी कि इटली के एकीकरण में 7 जो हेडिंग दिया हुआ है, आप इसमें कम से कम 5 लिख लेते हैं तो भी आपका जो है 6 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में टिप्पणी भी लिखने के लिए आता है, कई ठो नाम देता है, जिसमें जेसेपे मेस्सीनी की टिप्पणी के बारे में अक्सर आता रहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे पहले जेसेपे मेस्सीनी, उसके बाद यहाँ लिखेंगे मेस्सीनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेस्सीनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिक ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये हम लोग जेसेपे मेस्सीनी के बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं कि उनके बारे में, तो हमारा भी इसमें भी 6 नंबर कंफर्म मिल जाएगा।